कि हम अपने भारत की जय ना बोले, अपनी माँ की जय ना बोले। अपनी माँ की जय नहीं बोलेंगे तो क्या हम इटली, रोम, पाकिस्तान की जय बोलेंगे? कौम के लोग आज भी पिछड़े हुए हैं। तमाम लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं, तमाम लोग नौकरी के लिए तरस रहे हैं, तमाम बच्चे भूखे बिलबिला रहे हैं, आबादी बढ़ती जा रही है और ये कहेंगे कि नहीं हाँ अल्लाह की देन है। मुर्दा कौमें जो है वो वंदे मातरम बोलती। ये काम मदनी साहब से नहीं होगा, वैसे साहब से नहीं होगा। मगर अगर इनको कट्टरपंथीता की बात करनी हो, MOI समीकरण की बात करती है कि जो मुस्लिम वर्ग है वो हमारे साथ खड़ा है, हमारा कोर वोटर है। भ्रम में है, उनको अब बोलना ही नहीं चाहिए। अब जितने भी मुसलमान हैं समाज में ये जिस मुकाम पे बैठे हुए हैं वहाँ पे इनका काम भड़काना, नफरत फैलाना, दंगे फैलाना। बस उनको भ्रम फैला के ही आखिरी दम है, आखिरी समय चल रहा है। 27 आने दीजिए, खेल कर। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं हमारे देश के प्रमुख साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद्र जी के जन्मस्थली पे। मैं यहाँ कुछ लोग मिले जिन्होंने जो बता रहे थे कि वाराणसी में जो विकास कार्य हो रहे हैं, जो सरकार काम कर रही है, उसको लेकर के जो विरोध हो रहा है, जो कहा जा रहा है एक तरफ से कि विकास नहीं विनाश हो रहा है हमारे काशी नगरी का, उसको लेकर के कुछ लोगों ने हमें तर्क दिया कि जो लोग ये भ्रांतियां फैला रहे हैं वो काफ़ी गलत है। क्या नाम होगा? नाज़नीन अंसारी। मैम, वर्तमान सरकार जो है एक नारी सशक्तिकरण की बात करती है। वो कहती है कि हमारे सरकार में नारियों को सुविधाएं मिल रही हैं, वो सशक्त हो रही हैं, खुल के सामने आ रही हैं। ऐसा कुछ नज़र आता है वर्तमान सरकार में? जी बिल्कुल। अगर योगी सरकार की बात करें तो महिलाओं की सुरक्षा में भी परिवर्तन आया है। जो पहले क्या होता था कि लोग पुलिस वाले कॉल नहीं उठाते थे, अभी क्या है कि एक कॉल पे पुलिस वाले तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और जो छेड़खानियाँ होती थी वो काफ़ी हद तक बंद हुई हैं। क्योंकि अगर देखा जाए महिला सुरक्षा की और बेटियों की सुरक्षा की बात की जाए तो स्कूल जाने में सबसे ज़्यादा लड़कियां स्कूल ड्रॉप इसीलिए करती थी क्योंकि उनके साथ आए दिन छेड़खानी होती थी। आए दिन जो है उनको मनचले परेशान करते थे, गुंडे परेशान करते थे और उनके स्कूल के बाहर जो है तमाम तरह के लड़के खड़े रहते थे, जिससे उनको असुविधा होती थी और घर वाले भी नहीं चाहते थे कि हमारी बेटियाँ असुरक्षित हो और स्कूल जाएँ। स्कूल उनको छोड़ने का बहुत बड़ा एक रीज़न था ये। और आज योगी सरकार में इतना बड़ा परिवर्तन आया है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के योगी सरकार ने जितने भी कदम उठाए वो सब सार्थक रहे हैं। कब ये सारी दिक्कतें होती थी, किस समय की बात कर रही हैं? ये दिक्कतें होती थी 2017 से पहले। 2017 में योगी जी के आने के बाद काफ़ी हद तक परिवर्तन आया। क्योंकि पहले क्या होता था कि आपने बयान सुने होंगे कि लोग कहते थे कि लड़के हैं, लड़के बहक जाते हैं, थोड़ा जो है इस तरह के बड़े नेताओं के बयान आते थे, आपने सुना होगा। तो ये इस तरह के उल जुलूल बयान जो है दे करके लड़कों का या उन गुंडों का या उन अपराधियों का मन बढ़ाना, उन मंचलों का मन बढ़ाना, ये सही नहीं है। योगी जी ने कभी भी इस तरह के बयान नहीं दिए। उन्होंने कहा कि अपराधियों को, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्होंने बख्शा भी नहीं। जितने भी दोषी अपराधी पाए गए, चाहे वो किसी भी धर्म जाति से ताल्लुक रखते हैं, उनका धर्म जाति से कोई लेना देना नहीं है। वो अपराधी और दोषी है तो हैं। और सबसे बड़ी जो परिवर्तन आया है, सबसे बड़ी तब्दीली जो आई है वो हमारे शिक्षा में जो मदरसे थे, वो मदरसों में आए दिन क्या होता था कि आप पढ़े होंगे कि मदरसों में तिरंगा नहीं फहराया जा रहा है, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, राष्ट्रगान नहीं गाएंगे। तो अभी क्या परिवर्तन आया है कि मदरसे, एक तो सबसे पहली बात, अव्वल बात की वो रजिस्टर्ड हुए हैं। क्योंकि अनरजिस्टर्ड मदरसे थे, कहाँ चल रहे हैं, ज़मीन तो है, उसमें न इमारत है न लोग हैं, मगर सरकार उनको तनख्वाह भी दे रही है, बच्चों को स्कॉलरशिप भी दे रही है। तो इस तरह की चीज़ें जो है मदरसा एजुकेशन में परिवर्तन आया है। और मदरसों में भी अब आने वाले समय में बड़ा परिवर्तन आएगा क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब लागू हो रही है तो वहाँ पर भी लागू होगी। यूपी असेंबली का जब विंटर सेशन प्रारंभ हुआ था तो वहाँ पे भी एक डिबेट प्रॉपरली हुई थी वंदे मातरम के ऊपर। उसमें भी विपक्ष के कई नेताओं ने, चाहे मुस्लिम नेताओं ने भी ऐसा कहा कि हम वंदे मातरम को अनिवार्य नहीं होने देंगे, हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। ये चीजें क्यों सामने आती हैं? क्योंकि वंदे मातरम तो हमारा राष्ट्रीय गीत है। तो ये सारी चीजें, वंदे मातरम को विरोध का सामना क्यों करना पड़ता है? देखिए, ये एक बहुत ही समझने वाली बात है। राष्ट्रगान जो हम गाते हैं, जो हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन, ये तो जॉर्ज पंचम की स्वागत में गाया गया था। इसमें तो उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं। आज तो जॉर्ज पंचम है नहीं देश में। फिर अगर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, अगर हम अपने भारत की जय बोलते हैं, वंदे मातरम यानी कि माता की माँ की वंदना, अगर वही चीज़ हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं अगर अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज में, तो बात तो सेम है। और बार बार असेंबली में बोल रहे हैं कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, तो बोल क्या रहे हैं? वंदे मातरम ही तो बोल रहे हैं। फिर आप दूसरों को बेवकूफ़ क्यों बना रहे हैं? बच्चों को इससे क्यों वंचित कर रहे हैं कि हम अपने भारत की जय ना बोले, अपनी माँ की जय ना बोले? अपनी माँ की जय नहीं बोलेंगे तो क्या हम इटली, रोम, पाकिस्तान की जय बोलेंगे? मुर्दा कौमें जो है वो वंदे मातरम बोलती हैं, जो काफिर
काफिर हैं वो वंदे मातरम? नहीं, गलत है, उन लोग का सोचना गलत है। देखिए, काफिरों के देश में रहते हैं भाई, अगर इस तरह से देखा जाए तो यहाँ हिंदू बहुसंख्यक हैं, तो काफिरों का की ये तराना कहाँ से हो गया? जब इसे रहीमतुल्लाह जी ने गाया था कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार, तो इसका मतलब कि आप अपने पूर्वजों को भी काफिर कह रहे हैं। आप पहले इस पे विचार करिए और ये सही चीजें लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि गलत चीजें समाज में इन्फ्लुएंस करना, हमारी अगली पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी को बहकाना, क्योंकि आज सब कुछ सोशल मीडिया पर है। अगर आप कुछ भी सर्च करेंगे वो तुरंत मिल जाएगा। तो आज बच्चों के हाथ में, सबके हाथ में मोबाइल है, वो सर्च करके देख सकता है कि सबसे पहले इसे किसने गाया था, इसका इतिहास पूरा उठा करके देखें। तो ये कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले रहमतुल्लाह साहब ने गाया था। तो अगर आप कह रहे हैं कि काफिरों का गीत है तो आप गलत करें। पहले आप काफिरों की जो है संज्ञा बदलिए, क्योंकि काफिर किसे कहते हैं? जो ईश्वर को नहीं मानता, और हिंदू तो हर ईश्वर को मानता है, वो तो 33 करोड़ जो है देवी देवताओं को मानता है और हर चीज को सहज स्वीकार करता है। तो आप पहली बात काफिर शब्द की संज्ञा बदलिए और काफिर शब्द कहना बंद करिए। काफिर शब्द कहना बंद करिए। आप कुछ कह रही थी? जी इन्हीं से पूछिए। आप बताइए ना कि वंदे मातरम बोलने में क्या समस्याएं आती हैं लोगों को? कोई समस्या नहीं आना चाहिए, क्योंकि वंदे मातरम पहला है, तो वंदे मातरम बोलना कोई गलत काम नहीं है। हर मुस्लिम से यही कहना है हमारा। आपके मतलब मुस्लिम धर्म के जो वो लोग हैं, बड़े लोग हैं, मदनी साहब, वो भी कहते हैं कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे हम, ये देश जो है वो संविधान से नहीं चलेगा, ये देश शरिया से चलेगा, कुरान से चलेगा। ये सारी चीज़ें भी ऐसे बड़ी पदवी पे बैठे लोगों को ये सारी बातें शोभा देती हैं? बिल्कुल शोभा नहीं देती, अशोभनीय बातें हैं। सबसे पहले मैं मदनी साहब से कहूंगी कि अपने वो कौम की तरफ नजर उठा के देखें कि हमारी कौम कितनी पिछड़ी हुई है। अगर शिक्षा के स्तर की बात करें, नौकरी के स्तर की बात करें, तो हमारी कौम सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई है। और मदनी साहब का बेटा या बेटी जाके पढ़ते हैं विदेश में, तो उनके पास इतना पैसा है, तो अगर वो अपने बेटा बेटी को विदेश में पढ़ा रहे हैं, तो क्यों नहीं अच्छी नई शिक्षा नीति और अच्छी हायर एजुकेशन के लिए अपने यहाँ कुछ अच्छे विश्वविद्यालय खोले। ये काम मदनी साहब से नहीं होगा, ये काम ओवैसी साहब से नहीं होगा। मगर अगर इनको कट्टरपंथीता की बात करनी हो, या भड़काने की बात करनी हो, दंगा भड़काने की बात करनी हो, देश विरोधी बातें करनी हो, तो ये सबसे पहले अव्वल नंबर पर आते हैं, आगे आते हैं। और कभी भी अपनी कौम के लिए कोई ऐसा कदम उन्होंने नहीं उठाया जिससे कौम का फायदा हो। कौम के लोग आज ही पिछड़े हुए, तमाम लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं, तमाम लोग नौकरी के लिए तरस रहे हैं, तमाम बच्चे भूखे बिलबिला रहे हैं, आबादी बढ़ती जा रही है। और ये कहेंगे कि नहीं, हाँ अल्लाह की देन है, बच्चे अल्लाह की देन। ये आज तक अपने तो 2 बच्चे पैदा करेंगे, 1 बच्चा पैदा करेंगे, उसको विदेश में पढ़ाएंगे, उसको अच्छी एजुकेशन देंगे, उसके शादी में, विवाह में तमाम सारी सुविधाएं देंगे। मगर जो मुस्लिम, गरीब मुस्लिम है, उससे कहेंगे कि बच्चे अल्लाह की देन है। ये इस तरह की दोहरी बातें ये करते हैं। और एक तरफ ये कहेंगे कि महिलाएं जो है हमारे यहाँ सबसे पहले महिलाओं को पूछा जाता है, निकाह में पूछा जाता है, और तमाम तरह की दलीलें देते हैं। मगर इनकी जो दोहरी मानसिकता है, ये बताइए, अगर हम इस देश में, भारत में रहते हैं, तो वंदे मातरम नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे फिर? अभी दीपू दास को दिया गया बांग्लादेश में, वहां पे कोई उनके मुख से बयान नहीं आया, और वहीं भारत में अगर कुछ होगा तो तुरंत उनके मुख से बयान आ जाएगा। देखिए, ये जो इन लोगों का सपना रहा है ना भारत को गजवाए हिंद बनाने का, ये सपना ये देखते हुए हमें लगता है इस दुनिया से चले जाएंगे, मगर इनका सपना पूरा होने वाला नहीं है। सपना पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर इनको बांग्लादेश दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान दिखाई दे रहा है, तो फिर CANRC पे ऑब्जेक्शन क्यों? CNRC पे ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए था। SIR का भी इन्होंने विरोध किया, तो इनको विरोध नहीं होना चाहिए। पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, लोगों को जो है मत भ्रमित ना करें, लोगों को जो है भड़काएं ना। भड़काने और भ्रमित करने के अलावा भी इनके पास काम है, वो है समरसता बनाए रखने का। समाज में ये जिस मुकाम पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे इनका काम भड़काना, नफरत फैलाना, दंगे फैलाना नहीं है। वहाँ पर इनका काम समरसता समाज में बनाए रखना। और अगर हमारा देश तरक्की करेगा तो मदनी साहब भी तरक्की करेंगे, तमाम और अल्पसंख्यक भी तरक्की करेंगे। वो बैठा हुआ एक नई अंसारी भी तरक्की करेगा, वो मोनी खान भी तरक्की करेंगे, और मदनी साहब भी तरक्की करेंगे। तो हमारा देश बदलना चाहिए, तरक्की की राह की तरफ बढ़ना चाहिए। इस तरह के नफरत और बयानबाजियों में नहीं फंसना चाहिए। बिल्कुल बांग्लादेश में जिस तरह से आए दिन हमारे हिंदू भाइयों की हत्या हो रही है, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ऐसे में ये मुस्लिम समाज सोया हुआ क्यों नहीं बयान दे रहा है? फिलिस्तीन के लिए तो जाग जाते हैं भाई, गाजा में क्या हो रहा है उसके लिए जाग जाते हैं। आप बगल में बांग्लादेश में क्या हो रहा है उसके लिए नहीं जाग पाते, उसके लिए आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। तो पहले आप अपनी आंखों की पट्टी उतारिए और दोहरे चश्मे से समाज को देखना बंद करिए, दोहरे नजरिए से समाज को देखना बंद करिए। क्योंकि दोहरा चश्मा लगाएंगे तो आपके साथ भी कहीं ना कहीं भेदभाव आने वाले समय में होगा, क्रांति आएगी। क्या नाम होगा? अफरोज अहमद। अफरोज जी, अभी जो अखिलेश यादव सरकार आरोप लगाती है कि MY समीकरण की बात करती है कि जो मुस्लिम वर्ग है वो हमारे साथ खड़ा है, हमारा कोर वोटर है, और कहती है कि भाजपा को वो वोट नहीं करता। भाजपा के साथ भी ऐसा सामने आता है कि मुस्लिम उनको वोट नहीं करते, तो ऐसा सही है क्या? ऐसा अब सरकार जो
सपा सरकार है, अखिलेश यादव जी अब भ्रम में है, उनको अब बोलना ही नहीं चाहिए। अब जितने भी मुसलमान हैं सब योगी जी के साथ हैं और आने वाली सरकार भी उन्हीं की बनेगी। आज जिस काम को लेके पूरे देश पूरे उसमें विकास हो रहा है, इस विकास को सारे लोग देख रहे हैं, सारे लोग पूरे विश्व के लोग देख रहे हैं कि क्या विकास हो रहा है। क्यों नहीं इसकी पिछली सरकार में क्यों नहीं इतना विकास हुआ, सोई थी सरकार। क्या विकास हो रहा है? क्या आज जो विकास हो रहे हैं रोड से लेके और सारे हर चीज को देख लीजिए, पूरे बनारस की एक तक तो ताज पलट दिया गया है, मतलब सुंदरीकरण के नाम पे। तो इसको जो पिछली सरकार उसको देखा नहीं जा रहा है, इसलिए वो इस सरकार पे आरोप लगा रही है। सड़क बनवा रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, तो इससे पेट भरेगा लोगों का, रोजगार मिलेगा। ये तो वही कहते हैं ना, मंदिर मत बनवाने से, मस्जिद बनवाने से क्या होगा। पिछली सरकार थी उसमें किसको जो है रोजगार मिला है हमको बता दे। किसी सरकार ने, कांग्रेस सरकार रही किसको, सपा की सरकार में 25,000 कर्मचारी नगर निगम के जो बेघर हुए, वो सरकार क्यों नहीं उस पर एक्शन ली थी। वो तो कह रहे हैं कि हम समय समय से भर्तियां निकालते थे, रोजगार देते थे सबको। कोई ऐसी भर्ती 17 के बाद या 17 के पहले कोई भर्ती हमको दिखा दे, एक भी भर्ती भी दिखा दे। और जो बीजेपी की सरकार में और योगी सरकार में काम हो रहा है उसको देख के ये लोग जल रहे हैं खाली। आज माननीय प्रधानमंत्री जी को देख लिए, आज यहाँ के सांसदीय क्षेत्र के है, जितना विकास उन्होंने यहाँ करवा दिया है कोई सरकार कराए भी नहीं पाएगी। दाल मंडी का इतना विरोध काहे हो रहा है जब वहाँ पे सड़क चौड़ा किया जा रहा है? दाल मंडी का विरोध नहीं हो रहा है। दाल मंडी का विरोध भाई, जो रोड चौड़ीकरण को लेके काम हो रहा है पूरे शहर में, अगर से उसको आप देखेंगे तो ये खाली भड़काऊ भाषण चल रहा है, भड़काऊ भाषण चल रहा है। आज जो लोग जिनको चौड़ीकरण के नाम पे जो पैसा मुहैया कराया जा रहा है मकान वालों को, उस पे जो वो लोग काहे चुप बैठे हुए हैं, उस पे भी तो देना चाहिए। वहाँ के दुकानदार इतना आक्रोश क्यों दिखा रहे हैं, तोड़ने नहीं दे रहे हैं, प्रशासन को अंदर जाने नहीं दे रहे हैं? इसमें जो है प्रशासन को क्यों नहीं प्रशासन अंदर जा रही है, सारा काम हो रहा है, ये खाली भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। सारा काम अंदर हो रहा है, होता रहेगा और उस चौड़ीकरण को कोई रोक नहीं सकता है। और जो काम हो रहा है शहर में बहुत अच्छा हो रहा है, इससे पूरी शहर की जनता खुश है। पूरी शहर की जनता खुश है इन कामों से, जो काम वर्तमान समय में हो रहा है। क्या नाम होगा? जाकिर मेरा नाम है। जितनी योजनाएं हैं उनका लाभ केवल हिंदुओं को मिलता है। योगी सरकार के जो एक्शन होते हैं, बुलडोजर एक्शन हुआ या इनकाउंटर एक्शन हुआ, वो केवल मुसलमानों के लिए होता है, हिंदुओं के लिए नहीं होता। इस तरह की बातें करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, लगातार विकास हो रहे हैं और मोदी जी ने का निष्पक्ष कार्रवाई हुआ है जिनके ऊपर हुआ है, और कितने पीड़ित लोगों को उन्होंने सहारा दिया है, उनको आवाज दिया है मोदी योगी जी ने, ये वो जानते हैं। और जमीन पे जाके आप देखें, जहाँ पे माफियाओं का राज चलता था, आज वहाँ सुकून का सांस ले रहे हैं लोग और मुंह आवाज खोल पा रहे हैं। बहुत अच्छा काम हो रहा है, सराहनीय काम। ये आरोप क्यों लगता है कि मुस्लिम वर्ग जो है वो भाजपा के साथ नहीं खड़ा होता है? ऐसा कुछ नहीं है, अब धीरे धीरे परिस्थितियां बदल रही हैं। माननीय मोदी जी ने हैदराबाद में पसमादा मुस्लिम को एड्रेस किया और वो उस कमज़ोर नस्कों पे वो किए जो समाज की सत्यता है। पसमादा मुसलमान सदियों से दबाया जा रहा है। ये पहली सरकार है भाजपा की जो माननीय मोदी जी और योगी जी ने पसमादा को बहुत बल दिया है। आज देख लीजिए, दानिश अंसारी उसके सबूत हैं आपको। दानिश अंसारी मंत्री बना के बैठे, जबकि ये कहीं से चुनाव नहीं जीते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत मुबारकबाद है। योगी जी काम कर रही है भाजपा सरकार मुस्लिम वर्ग के लिए? बिल्कुल बहुत अच्छा काम। क्या काम किया? वाराणसी में क्या काम नजर आता है, चाहे यूपी में क्या काम नजर आता है? लगातार काम हो रहे हैं, कहाँ नहीं। जिस गली में जाएगा विकास का आपको नजारा दिखेगा। शब्दों में उसको कैसे किया जाए। गुंडागर्दी बढ़ रही है ऐसा कह रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था लचर है, कानून व्यवस्था लचर है, स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है, कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है जनता की। स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है, सारे जिलों में मेडिकल कॉलेज खुल गए, ये लचर की स्थिति है। अच्छा, 80 या 70 जिलों में मेडिकल कॉलेज खुल गए, ये लचर की स्थिति है कि बहुत बेहतर हुआ है। हर जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हुई है। और शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है। क्या अच्छी है? बेहतर है, पहले से बेहतर है। क्या वो क्यों आरोप लगा रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था लचर है? कहीं सारे जो सरकारी स्कूल है उनको बंद करा रही है भाजपा सरकार। बस उनको भ्रम फैला के ही आखिरी दम है, आखिरी समय चल रहा है। 27 आने दीजिए, खेल खत्म है। पहले कैसा माहौल था? अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो 2017 या 14 से पहले जो पिछली सरकारें थी वो कैसा काम करती थी? क्या माहौल था वाराणसी का?
पॉकेट में लेके सरकार घूमते थे लोग। पहले सरकारें चलती थी, हर जिले में चलती थी। आज योगी जी की गवर्नमेंट है, कोई चू नहीं कर सकता है। अच्छा, और क्या, इतना सख्त कानून है। बिल्कुल।